तो पंचनामा की शुरुआत कर लेते हैं इस समय की बड़ी खबर के साथ। खबर यह कि पटना के फुलवारी कांड में नया खुलासा हो गया है। देश विरोधी साजिश रचने वालों के विदेशी ताकतों से संबंध होने की बात पहले ही आ रही थी, अब इसकी पुख्ता तौर पर पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। खबर यह है कि इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम के सदस्य को हनी ट्रैप में फंसाने का प्रयास किया गया है। बताया यह जा रहा है कि भारत विरोधी साजिश में शामिल दूसरे देश की जासूसी एजेंसी ने हनी ट्रैप की कोशिश की। फोन और सोशल मीडिया के जरिए इसका प्रयास किया गया था, हालांकि इसमें सफलता नहीं मिली है। पटना फुलवारी कांड में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पाकिस्तान, बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से रिश्ते बताए जा रहे हैं। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, और क्या पता चल पा रहा है, किस तरीके से यह फॉरेन कनेक्शन सामने आया है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि ये जो फुलवारी शरीफ मामला था, इसमें जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है, इसमें 2 मामले हैं, गजवाए हिंद और टेरर मॉड्यूल। इसमें जो जांच कर रही है एसआईटी टीम, उसमें पटना पुलिस के लोग थे। इसमें एक सदस्य जो है उसको हनी ट्रैप के जरिए फंसाने की कोशिश हुई थी। भारत का एक पड़ोसी मुल्क है, भारत का दुश्मन देश के तौर पे जाना जाता है, उसकी जो सबसे बड़ी जासूस एजेंसी है, उसके माध्यम से एसआईटी के सदस्य को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी। हमारे विश्वस्त सूत्र ये बता रहे हैं। उससे यहां तक कहा गया था कि जांच किस तरफ चल रही है, अभी क्या क्या जानकारी मिली है, आप ये बताएं, उसके बदले में हम आपके लिए जो भी आप कहेंगे हम तैयार हैं। इस तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन जो वो सदस्य है एसआईटी की टीम का, वो ईमानदार था। उसने अपने एसआईटी की टीम के अन्य सदस्यों को ये बात बताई। उसके बाद पुलिस जो है सतर्क हुई और ये जो कोशिश की गई थी हनी ट्रैप की, इसको पूरी तरह से नाकामयाब कर दिया गया। इसमें सफलता जो है नहीं मिली थी। जो देश से कोशिश हुई थी वो भारत का पड़ोसी मुल्क है और वो दुश्मन मुल्क है, और उसकी सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी की तरफ से ये हनी ट्रैप का जो काम है वो शुरू किया गया था कि किसी भी तरह इस जांच को रोका जाए, प्रभावित किया जाए, इसमें क्या चल रहा है ये जाना जाए। शशांक, रहें आप हमारे साथ, बने रहें। देखिए, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि गजवाए हिंद नाम के ग्रुप से जुड़े दानिश का इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया था कि उसे लगता था कि 2024 तक दुनिया पर पाकिस्तान के नेतृत्व में मुसलमानों का राज होगा। मरगूब दानिश के जरिए 2023 में सीधा जिहाद की मुहिम चल रही थी। मरगूब के फोन से आईएसआई के लोगों का नंबर मिला है, उनसे वो बात करता था। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, क्या कुछ पूरी जानकारी और निकल पाई है? देखिए, ये जो मरगूब अहमद दानिश है, गजवाए हिंद मामले में गिरफ्तार हुआ था। जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें ये सबसे खूंखार माना जा रहा है और सबसे शातिर दिमाग का है। ये अब तक जो जानकारी मिली है 3 ग्रुप से जुड़ा था व्हाट्सएप के, गजवाए हिंद, मारखोर और एक और अल खलीफा करके है। तो ये जो मारखोर व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आईएसआई के लोग जुड़े हुए थे और इसमें जो है इसके मोबाइल से जो चैट में हमारे सूत्र बता रहे हैं वो जानकारी मिली है कि इससे सीधा जिहाद 2023 में कैसे करना है उसके संबंध में इससे वहां के लोग बात कर रहे थे। और इसके दिमाग में ये डाला गया था कि 2023 में पाकिस्तान के नेतृत्व में सारे दुनिया के मुसलमान एकजुट होंगे और पूरे दुनिया में मुसलमानों का राज होगा। ये बात इसके दिमाग में जो है डाला गया था और पूरी तरह से इसका जो है इस मामले में ब्रेन वॉश किया गया था। मारखोर नाम के जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें 2023 में किस तरह जिहाद करना है, डायरेक्ट जिहाद, उसके लिए इसको उकसाया जा रहा था और इससे कहा गया था कि पूरे दुनिया के जो मुसलमान है पाकिस्तान के नेतृत्व में एकजुट होंगे और पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान का राज होगा। ये कह के इसके दिमाग में ब्रेन वॉश किया गया था। और आपको हम बता दें, मरगूब इतना प्रभावित हो गया था इस हद तक उसका ब्रेन वॉश। आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। शशांक हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे इससे जुड़ी हुई और लगातार हर अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से है। दरअसल इन दोनों राज्यों में खुले में नमाज पढ़ने पर सियासी तौर पर माहौल गर्मा गया। यूपी और उत्तराखंड में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने को लेकर माहौल गर्म हो गया है। हरिद्वार के शिवालिक नगर के पीट बाजार में देर शाम 8 लोगों के नमाज पढ़ने की खबर आई, जिसके बाद पुलिस ने नमाज पढ़ने वाले सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में इन आरोपियों को एसडीएम कोर्ट से जमानत मिल गई। तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज जंक्शन के स्लीपर क्लास के वेटिंग रूम में भी लोगों ने सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी। एक बार नहीं बल्कि 3 बार यहां नमाज पढ़ी गई। हैरत की बात यह है कि नमाज पढ़ने वाले लोग रेलवे पुलिस की हिरासत में थे और पुलिस की कस्टडी में ही उन्होंने नमाज पढ़ी। बता दें कि लखनऊ के लुलु मॉल में भी खुले में नमाज पढ़ने पर यूपी में बवाल मचा है, जिसके बाद पुलिस ने यहां 4 आरोपियों को पकड़ा है, जबकि 5 आरोपियों की अब भी तलाश जारी है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के प्रतापगढ़ में फायरिंग की ट्रेनिंग का वीडियो से हड़कंप मच गया है। देख रहा है पीछे। पहले एक बच्चा गोली दागता है, पास खड़ा बुजुर्ग दूसरी गोली लोड करके देता है, जिसे अरब की वेशभूषा वाला युवक फायर करता है। बुजुर्ग फिर गोली लोड करता है और दूसरा बच्चा आकर फायरिंग करता है। हंसी ठिठोली करते हुए राइफल चलाने की ये तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की तो पता चला कि वीडियो यूपी के प्रतापगढ़ जिले का है। पुलिस ने पूरे मामले में इंतजार हुसैन और गुलजार हुसैन नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। विधिक कार्यवाही की जा रही है और राइफल निरस्तीकरण की भी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने 315 बोर की लाइसेंसी राइफल भी बरामद कर ली है। पंचनामा देख रहे, अब बात कर लेते हैं मूसेवाला मर्डर केस को लेकर। देखिए, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के करीब 2 महीने बाद एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने लॉरेंस बिश्नोई को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। मूसेवाला की हत्या के बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कनाडा से एक कॉल आया था, जिसमें कहा गया मिशन पूरा हो गया। दावा है कि कनाडा से सतवीर नाम के शख्स ने लॉरेंस को फोन करके मूसेवाला के मर्डर की जानकारी दी। इस फोन कॉल को इंटरसेप्ट किया गया तो पूरे खेल से पर्दा उठ गया। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल पंजाब पुलिस की रिमांड पर है। 2 दिन पहले ही अमृतसर ने मूसेवाला हत्याकांड के 2 शूटर को एनकाउंटर में ढेर किया था। खबर अब दिल्ली से। दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर बीजेपी और केजरीवाल सरकार आमने सामने है। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई शराब नीति पर सीबीआई जांच की सिफारिश की है। एलजी ने कहा है कि केजरीवाल सरकार की इस नई नीति में नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसमें केजरीवाल सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि इस नई शराब नीति से मंत्री मनीष सिसोदिया के स्तर तक वित्तीय फायदा मिला है। सिसोदिया के आदेश पर शराब कारोबारियों को 144 करोड़ की छूट मिली है। रिश्वत और कमीशन लेकर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया है। कैबिनेट को भरोसे में लिए बिना ही मनीष सिसोदिया ने फैसला लिया। एलजी और कैबिनेट की मनाही के बावजूद गलत ढंग से फैसले लागू किए गए। बता दें कि आप सरकार में एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के पास ही है। मनीष सिसोदिया ने इन आरोपों को बीजेपी की साजिश बताते हुए ट्वीट पर लिखा है कि मोदी जी केजरीवाल से डरते हैं, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन कोई भी जेल आम आदमी पार्टी के प्रभाव को बढ़ने से रोक नहीं सकती है। देखिए, ये घमासान यहीं पर नहीं रुका। शराब नीति पर चल रहा ये सियासी घमासान अब सावरकर तक पहुंच गया है। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति पर केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच खींचतान शुरू हो गई है, तो दूसरी ओर आप और बीजेपी में भी जुबानी जंग तेज हो गई है। अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। वाली नहीं गई, पंजाब संभाला जा नहीं रहा, सिर्फ ठेके खोलना चाहते हैं। ठेकेदार की सरकार बन चुकी है, तो आम आदमी पार्टी का नाम बदल के ठेकेदार की सरकार करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मौसम से जुड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं। बिहार का रोहतास, जहां पर बाढ़ बारिश को हल्के में लेना लोगों को भारी पड़ गया। कहीं कच्ची दुकानों में बाढ़ का पानी घुसा तो कहीं गाड़ियां बाढ़ के पानी में फंस गई। बाढ़ की बर्बादी की ये तस्वीर बिहार के रोहतास की है, जहां गुप्ता धाम में बारिश के बाद अचानक सैलाब सड़कों पर बहने लगा।
दरअसल गुप्ता धाम के पास सीताकुंड में बारिश न होने की वजह से जलस्तर काफी नीचे चला गया था, जिसके बाद लोगों ने सीताकुंड के आसपास दुकानें लगा ली थीं। लेकिन बारिश के बाद अचानक आए सैलाब ने इन सभी दुकानों को तबाह कर दिया। पानी के रास्ते में अवैध निर्माण का नतीजा कितना भयानक होता है, ये इस बात का सबूत है। अगली खबर भी मौसम से ही जुड़ी हुई है। एमपी के भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी जो है उफान पर है। नर्मदा नदी के बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई चिंता। एमपी के डिंडोरी में उफान मारती नर्मदा नदी के रास्ते में जो कुछ आ रहा है सब नदी में समा जा रहा है। अमरकंटक के आसपास के पहाड़ी इलाके में भारी बारिश के बाद नर्मदा किनारे बने मंदिर और घाट पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने नर्मदा नदी के तटों पर होमगार्ड के जवानों को तैनात किया है। मूसलाधार बारिश के बाद एमपी के सतना में भी हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ 4 घंटे की बारिश के बाद कुंड और झरनों का बढ़ा जलस्तर आश्रम में घुस गया। दरअसल झरने और कुंड के बीच बने होने की वजह से इस आश्रम में हर साल कुछ इसी तरह पानी भर जाता है। एमपी के भिंड में तो केवल आधे घंटे की बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया। गलियों में घुटनों तक पानी भरने से लोगों के घरों में पानी घुस गया। लोगों का आरोप है कि नगर परिषद की ओर से जल निकासी का इंतजाम न करने की वजह से हर साल बारिश के बाद ऐसे ही पानी भर जाता है। तो देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। कांवड़ यात्रा में एक तरफ पीएम मोदी और सीएम योगी के प्रति शिव भक्तों की दीवानगी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ भोले के भक्त अपने हैरत अंगेज कारनामों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इस कांवड़िये ने तो कांवड़ को खींचने के लिए अपनी पीठ में ही लोहे के कुंडे गड़वा दिए, जिसके सहारे वो करीब 1.5 क्विंटल वजनी इस कांवड़ को खींचकर अपनी मंजिल की ओर ले जा रहा है। इस शख्स का नाम है जोगिंदर, जो पेशे से एक प्लम्बर है। जोगिंदर हरिद्वार से हरियाणा के कैथल के लिए कांवड़ लेकर जा रहे हैं। और अब खबर श्रीलंका से। श्रीलंका में नई सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती शुरू कर दी है। रानिल विक्रमसिंघे के कुर्सी संभालते ही श्रीलंका में क्रैकडाउन शुरू हो गया है। बीती रात श्रीलंका की सेना और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। कल ही रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली। उसके बाद सेना ने प्रदर्शनकारियों के कब्जे से राष्ट्रपति सचिवालय समेत सरकारी दफ्तरों को खाली कराने का काम शुरू कर दिया। साथ ही पूरे इलाके को किले में तब्दील कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों के कब्जे से जो महत्वपूर्ण इमारतें थी वो तो पहले ही खाली हो चुकी थी, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण इमारत थी नए राष्ट्रपति का या राष्ट्रपति का जो सचिवालय, उसको भी छुड़ा लिया गया है। उसके आसपास के इलाके को खाली करवा दिया गया है। ये सारी तैयारी कैबिनेट विस्तार से पहले की गई। दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए पीएम बने हैं। सीबीएसई ने आज 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। चेहरे पर खुशी और विक्ट्री साइन से जीत का इजहार। सीबीएसई ने आज 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। हर साल की तरह इस बार भी सीबीएसई के नतीजे में लड़कियों ने बाजी मारी। 95% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि लड़कों के पास होने का आंकड़ा 51% रहा। टॉप करने के मामले में भी लड़कियां लड़कों पर भारी पड़ी। बुलंदशहर की रहने वाली तान्या सिंह सीबीएसई की टॉपर बनी। उन्होंने 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। मेरा बचपन से ड्रीम है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। पीएम मोदी ने भी सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को बधाई दी और ट्वीट कर लिखा, सीबीएसई 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेरे सभी युवा मित्रों को बधाई। इन युवाओं का धैर्य और समर्पण काबिले तारीफ है। उन्होंने इन परीक्षाओं की तैयारी ऐसे समय में की जब मानवता को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा और उन्होंने ये सफलता हासिल की। इस बार करीब 14.5 लाख छात्रों ने 12वीं की परीक्षा दी थी। और अब खबर खेल की दुनिया से है। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से कर दिया है कमाल। देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बिजली की रफ्तार के साथ आते हैं और जैवलिन फेंक देते हैं।
सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी चुटकी लेते हुए लिखा कि लैपटॉप खुलने से पहले नीरज चोपड़ा जैवलिन फेंक चुके थे। सब कुछ भले ही जल्दी में हुआ हो, लेकिन हुआ जोरदार। नीरज चोपड़ा ने 88.39 मीटर दूर जैवलिन फेंका। इस थ्रो के साथ वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। नीरज चोपड़ा अगर रविवार को फाइनल में गोल्ड मेडल जीतते हैं तो वो एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल का 19 साल का सूखा खत्म कर देंगे। इससे पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में मेडल जीता था। देश के गोल्डन बॉय को रविवार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो संडे सुबह जरूर जल्दी उठिएगा नीरज चोपड़ा का फाइनल देखने और क्या पता है गोल्ड मेडल मिले। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की विजेताओं की घोषणा हो गई है। इस साल के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अजय देवगन को फिल्म तानाजी के लिए नाउ सूबेदार तानाजी मालुसरे। बाबा, सब कह रहे हैं कि उदयवान के पास बहुत बड़ी सेना है, कैसे हराएंगे? अब तू ही बता। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।